पॉप्स है। अरे सर इसका मार्क ज्यादा है। सो बच्चों एक क्वेश्चन ये और है, आई थिंक ये एनएलएम का ना 7th वीडियो होगा। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या है, एनएलएम के साथ में कंस्ट्रेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैसे देखें, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ टेंशन कितना लगेगा T, और यहाँ T। बहुत बढ़िया सर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो देख लीजिए भाई, इसको कौन खींचेगा? हाँ गुड गुड, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 5a1। वेरी गुड, ये हो गया पहला रिलेशन। एंड द सेकंड रिलेशन इज व्हाट? फोर्स तो नहीं लग रहा है। हाँ तो क्या लगेगा? जीरो हो जाएगा। नहीं, फोर्स नहीं ना लग रहा है। फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स तो जीरो है। खींच कौन रहा है? A2 खींच रहा है। A2 खींच रहा है, टेंशन खींच रहा है। टेंशन खींचेगा, उसका एक कंपोनेंट खींच रहा है। टेंशन का कंपोनेंट खींच रहा है। हाँ तो क्या हो जाएगा? T cos 37 इज इक्वल टू 10A2। वेरी गुड। अननोन कितने हो गए? 3। और एक लगेगा क्या? कंस्टेंट। और कंस्टेंट क्या होगा बेटा? A1 इज इक्वल टू A2 cos 37। A2 cos 37 दैट इज इक्वल टू A1। पढ़ा चुके हैं आप लोग? तो ये हो गया तीसरा रिलेशन, है ना? तो क्या अब बताइए इनको सॉल्व किया जा सकता है? सो लेट अस डू द सॉल्यूशन। के सामने वाला 3 होगा 4/5 होगा cos 37। हाँ, और इसको तुम यहाँ पे पुट कर दो, A1 की जगह पे क्या पुट कर दे? 100 माइनस टी अपॉन 5 इज इक्वल टू व्हाट इज A2? T cos 37 अपॉन 10, है ना, इनटू cos 37। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब इसको तुम करोगे तो 5 से 2 बार में, और ये 2 उधर जाएगा तो 200 माइनस 2t इज इक्वल टू t इंटू 4/5, 4/5 यानी 16/25 ना? ओके, सो यहाँ पे अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो 200 इज इक्वल टू 2t प्लस 16/25t। क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सही है ना? हाँ, तो ये कितना हो गया बेटा? 25 गुना 50 और 50 और 16 66t अपॉन 25 एंड दैट इज इक्वल टू 200। हाँ ठीक है ना मैडम? तो ये हो गया 25 इंटू 200 अपॉन 66, तो काटेंगे तो 33 और ये 100, तो कितना हो जाएगा? 2500 बटा 33। कुछ भी मतलब मैंने तो अपने से वैल्यू लिया है, तो ठीक है जो भी है। अब A1 निकालो, A1 निकाल सकते हो? सो व्हाट इज A1? 100 माइनस t, t इज व्हाट? 2500 by 33 and what is divided by 5, divided by 5, so it is what? 20 minus 500 by 33। सॉल्व कर लेना, हम नहीं कर रहे सॉल्व, ठीक है? 160 minus 500 by 33 is equal to 160 by 33। हाँ तो कर लो यार, तुम लोग मानोगे नहीं ना। 160 by 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? एंड सिमिलरली A2 विल बी व्हाट? 25 सॉरी दैट इज 2500 by 33। डायरेक्ट रिलेशन यूज करते हैं ना, A1 is equal to A2। हाँ ये भी कर सकते, तो डिवाइड कर देंगे उसको, तो व्हाट वुड बी A2? दैट इज A1 by cos 37। गुड, सो A1 वुड बी व्हाट? 160 by 33 डिवाइडेड बाय 4/5, है ना? तो अब कर सकते हो 16 25 80 800, 800 बटा 33 गुना 4, तो 4 3 12 और 200 हो जाएगा। ठीक तो है? तो डायरेक्ट 4 से 800 को डिवाइड दे देंगे ना। हाँ कर सकते हो। तो 200 बटा 33, ठीक है? सो ये मीटर पर सेकंड। खैर समझ आया कि नहीं आया? क्या ये बहुत सिंपल सवाल है? अच्छा लगा? चलो फटाफट इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए, अब आपके सामने एक नया टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम? देखिए रेफरेंस फ्रेम ऐसा है, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। मतलब हम साइकिल पे से किसी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, या ग्राउंड पे खड़े होके, या एरोप्लेन पे चल के,
तो हम पढ़ा चुके हैं ये चीज़ कि उन सारे के केस में एक पर्सन जो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उन सबके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है और सारे के सारे सही हो सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जहां बैठ के हम ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। जहां बैठ के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पार्टिकल के मोशन को, उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। फिर बोलोगे सर जो इंडिविजुअल फोर्सेस थे, जो नेचुरल फोर्सेस थे, वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट थे, तो फिर सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो बच्चों इंडिविजुअल फोर्सेस जो होते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो नेट फोर्स होता है एफ नेट, जो कि इफेक्ट है सारे फोर्सेस का, ये बात आप समझते हो कि नहीं समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेट फोर्स एंड इंडिविजुअल फोर्स? इंडिविजुअल फोर्स जो एक्ट करता है और नेट फोर्स जो उनका इफेक्ट होता है, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो आप एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए देखोगे या फिर एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी देखोगे, डीपी बाई डी टी देखोगे, तो P जो मोमेंटम होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, क्योंकि P इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। विल स्टडी इट, है ना। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज अ पैरामीटर जो कि डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में जितने ही पैरामीटर्स है कुछ को छोड़ के सारे के सारे रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। तो वेलोसिटी भी उनमें से एक ऐसा पैरामीटर है जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, तो वो भी तो करेगा। अरे बोलो, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो हुआ है उसमें। तो अगर वेलोसिटी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तो मोमेंटम भी डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम पे। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो तुमसे कोई पूछ ले कि मोमेंटम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है या रिलेटिव क्वांटिटी है, क्या बोलोगे? एक रिलेटिव क्वांटिटी है। कहाँ बैठ के ऑब्जर्व करते हैं ये भी मायने रखता है। बोलो क्लियर है? तो आफ्टर दैट इफ यू जस्ट सी कि एफ नेट इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो मोमेंटम तो वहां भी है ना। नेट फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अरे बोलो, ये याद है कि भूल गए? याद है ना। तो देखो यहाँ पे ये जब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है तो ये भी तो करेगा, है ना। तो नेट फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट और जो इंडिविजुअल फोर्सेज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो चाहे तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, आप लोग लिख चुके हैं। तो अभी क्या होता है कि जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे थे तो न्यूटन्स लॉ में तो चर्चा तो नेट फोर्स का ही है ना। अगर देखोगे तो खास रूप से किसका चर्चा है? नेट फोर्स का। अरे सर सारे बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो वो जिस हालात में रहेगा उसी हालात में रहेगा। सब पे नेट फोर्स अगर लगेगा तो वो नेट फोर्स का कैलकुलेशन होगा एफ नेट इक्वल डीपी अपॉन डीटी। और जो थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो किसी पे अगर मान नेट फोर्स लगाते हो तो उल्टा भी तुमको मिलेगा, है कि नहीं। हालांकि इंडिविजुअल फोर्सेस का भी तुमको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलता है, बट नेट फोर्स का भी तुमको मिलेगा इक्वल एंड अपोजिट। तो खैर ज़्यादातर बात तो नेट फोर्स का ही है ना। तो सर फिर नेट फोर्स जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो नेट फोर्स लगाने के लिए यानी कि न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हमको रेफरेंस फ्रेम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर है हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सर अभी तक तो नहीं ध्यान रखना है, तो अभी तक आप वैसा केस हम लिए भी नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा होता है कि जैसे न्यूटन्स लॉ लगाना है तो यू हैव टू बी फोकस्ड कि हमको किस पे लगाना है और कहाँ बैठ के हम लगा रहे हैं। समझ रहे हो? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि मान लो कि तुम कार में बैठे हुए हो, ठीक है। इफ समबडी इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम आउटसाइड एंड यू आर मूविंग इन द कार, तो कार तो मूव कर रहा है ना, उसका एक एक्सेलरेशन होगा, वो एक फोर्स लगेगा, एफ नेट बराबर एम इनटू ए निकाल सकते हैं एंड यू विल गेट सिंपली द एक्सेलरेशन। तो वो बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है तुम्हारे एक्सेलरेशन को, वो कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे। तो ठीक है, आसानी से लगा लिया क्योंकि वो न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, और न्यूटन्स लॉ एब्सोल्यूट फ्रेम में तो आसानी से लग जाता है, मतलब ग्राउंड फ्रेम में आसानी से लग जाता है, वो लगा लिया, निकाल के खुश हो गया। लेकिन कहने का मतलब है कि हम बैठ के गाड़ी में और हमको मालूम है कि बॉडी अगर एक्सेलरेट करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। न्यूटन्स लॉ तो यही कहता है ना। तो व्हेन आई एम सिटिंग इन द कार एंड आई एम लुकिंग आउटसाइड, तो क्या पेड़ पौधा पीछे जाता है और मेरे रिस्पेक्ट में तो गाड़ी क्या है? रेस्ट पे है। अरे मेरे रिस्पेक्ट में गाड़ी नहीं चल रहा है, ऐसा होगा तो हम ऊपर रह जाएगा, गाड़ी आगे भाग जाएगा। हम तो गाड़ी के साथ साथ चलते हैं ना। तो मेरे रिस्पेक्ट में गाड़ी तो रेस्ट पे है, लेकिन पेड़ तो पीछे जा रहा है। तो पेड़ एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्या पेड़ पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है।
लेकिन न्यूटन्स लॉ तो क्लैश कर गया ना यहाँ पे, समझ रहे हो बात को? न्यूटन्स लॉ तो यहाँ पे धोखा दे देगा ना कि हम देख रहे हैं चीजें एक्सलेट कर रही है तो फोर्स लगना चाहिए उस पर। देन आई एम अप्लाइंग एफ नेट बराबर एम इन टू ए, तो क्या ये सही होगा? पेड़ का मास लगा दिए, अब पेड़ एक्सलेट कर रहा है, वो एक्सलेशन हम लगा दिए, तो क्या एम इन टू ए काम करेगा फोर्स उस पर? नहीं करेगा। तो दिस मीन्स कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच वी हैड स्टडीड टिल इज एप्लीकेबल इन व्हाट? ओनली मीन्स एब्सोल्यूट फ्रेम, मीन्स इनर्शियल फ्रेम। अब देखो ये फ्रेम कितने प्रकार का होता है? ये फ्रेम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम एंड अनदर वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं कि जिसमें बैठ के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उसका वेलोसिटी ऑफ फ्रेम जो है जीरो हुआ या वेलोसिटी ऑफ फ्रेम क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। ठीक है, बेटर टू से कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जीरो है, देन यू कैन से दैट यू आर सिटिंग इन व्हाट? इनर्शियल फ्रेम। समझ रहे हो? और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया? कि जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम क्या होगा? वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है सर, ये है एक गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसमें सर कोई बैठ के ऑब्जर्व करता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, तो तब सर अगर वो पेड़ पे तो लगाएगा तो पेड़ कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना, फोर्स कितना लग रहा है? तो वो तो बात सही है ना। तुम्हें फोर्स की तो तुम्हें फोर्स का कैलकुलेशन करना है ना। यू हैव टू, ये बात मेरे दिमाग में पहले आता था कि सर वेलोसिटी तो चल ही रहा है ना, तो वेलोसिटी चलने के लिए फोर्स का जरूरत नहीं होता है ना। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उसको फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सोचने में अटपटा लगता है ये, बट सही बात यही है। ठीक है, देन आई एम आस्किंग यू कि अगर हम ग्राउंड पे रह के अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी के मोशन को, तो क्या हम इनर्शियल फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? ग्राउंड पे रहकर इनर्शियल फ्रेम में। हम अगर बाइक पे बैठ के कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो फ्रेम मेरा कैसा है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ऐसे तो नॉन इनर्शियल है, लेकिन फिजिक्स में मान लेते हैं उसको इनर्शियल। फिजिक्स में क्या है वो? इनर्शियल नहीं है ऐसे, मतलब वैसे तो चल रहा है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दैट द फ्रिक्शन एनीथिंग इज नेग्लेक्टेड देयर। जस्ट थिंक कि आई एम मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। और वो कैसे होगा? फ्रिक्शन को हम अगर ओवरकम करेंगे तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, एंड आई एम मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। देन माय फ्रेम इज व्हाट? Inertial frame. And somebody is sitting in car and observing a motion of anything, but the car is starting from rest and accelerating, और हम उस कार में से बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट फ्रेम इज व्हाट? नॉन इनर्शियल। इसको आपको ध्यान रखना होगा, चलेगा? तो इस दोनों को आपको नोट करना होगा। नोट कर लिए? हम आगे बढ़े। चलिए अब चीजों को समझते हैं। देखिए इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये हम बहुत कर चुके हैं, इनर्शियल फ्रेम। अब कहने का मतलब है कि सर जो न्यूटन्स लॉ आप पढ़ाए हो अभी तक, वो किस में एप्लीकेबल है? इनर्शियल में या नॉन इनर्शियल में? इनर्शियल में। लेकिन हम, मेरे साथ ऐसा हमेशा थोड़ी ना होगा। तो नॉन इनर्शियल में लगाने के लिए वी हैव टू मॉडिफाई द न्यूटन्स लॉ। वी हैव टू व्हाट? मॉडिफाई द न्यूटन्स लॉ, और उसके मॉडिफिकेशन को हम देखेंगे। तो एक नोट करके लिख लीजिए, नोट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नहीं ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन which we had studied till now is only applicable to inertial frame of reference, 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 inertial frame of reference, inertial frame of reference, फुल स्टॉप। नीचे दूसरा पॉइंट लिखे,
टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन in non-inertial frame we have to modify the law according to the frame. ठीक है, चलिए अब बातों को देखिए, समझते हैं बात को। कहने का मतलब ये है कि सर देखिए, देखिए हम उसमें मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, समझिए। सपोज करिए कि ये ग्राउंड फ्रेम है, और ये हम पहले भी कर चुके हैं रिलेटिव में, जो कि एक बार फिर से देख लेते हैं। सपोज कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो ग्राउंड फ्रेम में है ना, ग्राउंड फ्रेम को हम एब्सोल्यूट फ्रेम के तरीके से काम कर सकते हैं, मतलब इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर सकते हैं, है ना। और एक और फ्रेम है जो कि कोई भी फ्रेम है, मतलब किसी फ्रेम में बैठे, कार में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, है हवाई जहाज में बैठे हो, डायनासोर पे बैठे हो, नहीं डायनासोर पे, हाँ डायनासोर पे बैठे हो, चलो कर लो और ये है फ्रेम, ठीक है। तो सपोज करो ये कोई पॉइंट है, सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, यहां से ये वाला है ना। सपोज दिस इज द पॉइंट P, ठीक है। So this is in which frame? If it is O dash, if it is O, then this observation is in which frame? That is in frame. Yes, sir. So can I write that this is means you can say x Yes, sir. P with respect to frame? Yes, sir. Can I write this? Yes, sir. Okay, बहुत बढ़िया। और इसको ऐसे कर सकते हैं, this is what? This is what? No, this is x of frame with respect to ground. Yes, sir. चलेगा? And this is what? This is x, यानी कि पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। ये हम पहले भी कर चुके हैं, याद होगा। क्या हम कर सकते, नहीं कर सकते? अब मुझे एक्सेलरेशन किस फ्रेम में रह के ऑब्जर्व करना है? ग्राउंड फ्रेम में तो अभी तक करते थे, फ्रेम में ऑब्जर्व करना है। अरे बोलो, वेक्टर्स एडिशन से आपको पता है ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, मीन्स एक्स पी जी is equal to XFG plus XFP PF, यही तो बोल रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब मुझे पार्टिकल का जो, खैर इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो ये हो जाएगा VPG, ये हो जाएगा VFG, अरे ये तो सिंपल है ना, प्लस VPF बोलो। और इसको फिर से अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, APG इज इक्वल टू AFG प्लस APF, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, APF। तो APF इज इक्वल टू व्हाट इज APG माइनस AFG। बोलो समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? पहले समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो। अब क्या करो कि दोनों साइड मास मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, MAPF इज इक्वल टू, दिस इज M इंटू AP रहने देता है, G हटा देते हैं। G का काम थोड़ी ना होता है, आपको मालूम है ना कि G नहीं कुछ लगा हो तो मतलब G होता है, ग्राउंड होता है। अरे बोलो यार। और दिस इज व्हाट, M इंटू AF मतलब एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इज दिस ओके और नॉट? मुझे चाहिए क्या, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं सर पहले से, हमको पढ़ना है ये, लेकिन ये पढ़ने के लिए ये तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ इसको माइनस करना पड़ेगा। अरे बगल में देख रहे हो ये, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम जितना से एक्सेलरेट कर रहा है, और बॉडी, अब मास किसका, इस बॉडी का मास किसका, और उस पार्टिकल बैठालते क्यों हैं सर, इसी को इधर साइन उलट देते हैं, हाँ इसको उधर भेज देते हैं। हाँ, अगर वो बैठालने वाले को इक्वेशन में करें तो MAP MAPF प्लस MAF हो जाता है। हाँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो? Yes, sir. तो आप देखो यहाँ पे कि आपको अगर ये लगाना होगा
तो इन बातों का खासा ख्याल रखना होगा। यानी कि एक ऐसा फोर्स है जिसको आपको घटाना होगा एमएपी में से। जो पहले वाला एमए वाला था उससे आपको घटाना पड़ेगा। तो तुम अगर यहां पे देखिए आप लोग कि ये m इंटू एफ किस टाइप का प्राणी लग रहा है तुमको, किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी लग रहा है? ये एक टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है तुमको? ये किसी ना किसी टाइप, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। ये m इंटू एफ तो फोर्स की तरह ना कुछ भी है। अरे बोलो, लेकिन क्या ये फोर्स उस पर लग रहा है? कोई लगा रहा है? इस पर कोई फोर्स वो लगा नहीं रहा है। तो नहीं लगा रहा मतलब ये झूठ मूठ का फोर्स है जिसको लगाना जरूरी है, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम अप्लाई कर सके। अरे बोलो, ये कोई फोर्स नहीं है जो कोई लगा रहा है, लेकिन है फोर्स की तरह जो लगाना बहुत जरूरी है ताकि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शिया फ्रेम में बिठा सके। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यानी कि अब ये तो है झूठा मूठा फोर्स। तो झूठे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो। क्या बोलते हैं? स्यूडो। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। और ये जो माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट ऑफ द मोशन ऑफ फ्रेम। यानी कि फ्रेम जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा वो उसके अपोजिट लगेगा। अब यहां मैंने पार्टिकल पे लिया तो हम तो पार्टिकल पे ही लगाएंगे सूडो फोर्स। अगर कोई बॉडी ले रहे हैं अगर हम, तो मेरे मन में सवाल होता है कि वो कहां पे लगाएंगे उसको। जैसे कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट पे लगाते हैं, एमजी सेंटर पे लगाते हैं, याद है ना? फ्रिक्शन कांटेक्ट पे लगाएंगे। तो सूडो फोर्स कहां लगाएंगे? सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। ये अपना दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना? जो काम यहाँ पार्टिकल का कर रहा है, आगे जब हम लोग पूरे बॉडीज को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, तो वो ये जो पॉइंट पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल जो बना हुआ है हमारे लिए, वो पॉइंट जो है आपका सेंटर ऑफ मास बनेगा। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि पूछेगा आपसे कि स्यूडो फोर्स के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताइए, तो अच्छी अच्छी बात ये है कि ये दिस इज व्हाट, दिस इज एफ स्यूडो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें ये क्या है बेटा? मास ऑफ बॉडी जिसपे हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, ठीक है? और ये क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जिसपे बैठ के हम ऑब्जर्व करेंगे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अब दूसरा, इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्रेम। मोशन ऑफ फ्रेम, बोलो समझ में आ रहा है? एंड तीसरा, इट एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर हम एमए लगाएंगे सूडो फोर्स तो हम एकदम कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं। कहाँ लगाना है, किधर लगाना है, कितना लगाना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलिए तो लिख लीजिए इसको। ठीक है ना? तो ठीक। सो अब अगर एक कोई बॉडी है जो दूसरे बॉडी में बैठ के मूव कर रहा है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक न्यूटन्स लॉ ग्राउंड फ्रेम में रह के देखें, और या तो न्यूटन्स लॉ हम जो बॉडी मूव कर रहा है उसमें बैठ जाए और उसको ऑब्जर्व करें। आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम आना चाहिए। तो ये जो न्यूटन्स लॉ अभी जो पढ़े हो नॉन इनर्शिया फ्रेम में लगाने का, वो एक अलग तरीका हो सकता है ना? और कहीं कहीं पे सहूलियत भी होगा तुमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे अलग आंसर आएगा और उससे अलग आंसर आएगा। एक एग्जांपल हम तुमको समझा देते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट है। क्या ये एक लिफ्ट है, और सपोज करिए कि इस पे जो है एक बालक बैठेला है, ठीक है? और ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रहेला है,
और ये लिफ्ट टेंशन से ऊपर जा रहा है। और देखिए अगर आप इस बालक पे, ठीक है, सपोज करो मैं बताऊं अगर आपको तुम लोग वेइंग मशीन का कंसेप्ट जानते हो क्या? वेइंग मशीन जो जिसपे खड़े होते हो और वेट मेजर करते हो, देखा होगा ना बचपन में। तो उस पर खड़े होते हैं तो सर थोड़ा सा हाइट पड़ा था तो वो mg कैलकुलेट कर लेता है ना वो तो ठीक है, वो तो हाँ, ये तो बात है, लेकिन वो क्या बताता है एक्चुअली, वो किस फोर्स को बताता है? तो मैं समझाता हूँ तुम्हें, समझे बात को। तो वो नॉर्मल फोर्स बताता है। देखो ये वेइंग मशीन, हाँ किसको बताता है? हाँ देख, अगर तुम इस बालक को देखोगे, ठीक है ना, ये क्या है? तुम अगर इस बालक को देखोगे, ठीक है ना, तो बालक पे तो फोर्स लगता है mg और ये लगाता है फोर्स n, ये ठीक है। और अगर तुम वेइंग मशीन पे देखोगे तो लगता है क्या? n। ये n को वो बताता है। एक्चुअली में वेइंग मशीन आपके वेट को नहीं बताता है, वो n, हाँ ठीक है, अगर हम रुके हुए हैं तो n बराबर mg है, तो अब हो गया भाई, तो मेरा वेट भी तो आ गया ना, ये आ गया। लेकिन वो बताता किसको? अगर तुमसे कोई पूछे कि वो किसको बताता है, n को बताता है कि mg को बताता है, क्या बोलोगे? वो n को, वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को बताता है। आ रहा है समझ में? लेकिन n चेंज भी हो सकता है एक्सीलरेशन के साथ में, मतलब n क्या चेंज होगा, मतलब कुछ वेरिएशन आ सकता है, ठीक है ना। वो mg के बराबर हमेशा रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो उसको हम देखते हैं। तो चलो इसको हम ना इसका वेट मेजर करते हैं और इसके वेट को थोड़ा बढ़ाते हैं ना। ये है पतलू सिंह, इसको मोटू सिंह बनाते हैं। देख ये है वेइंग मशीन, ये क्या है? वेइंग मशीन। बोलो समझ आ रही है? अब कहने का मतलब है कि ठीक है सर, ये एक्सेलरेशन से ए से ऊपर जा रहा है, कोई भी खींच ले, हमको टी से मतलब नहीं है, हमको उस बालक पे ध्यान देना है, ठीक। तो हम ना छोटू को बिठाते हैं अंदर, छोटू को बिठाते हैं अंदर। एक बात याद रखना, सूडो जैसे हम लोग रिलेटिव में बात करते थे ना कि कहीं भी बैठेंगे तो टिकट देना पड़ेगा, अपना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन उसको, यहाँ समझ लो अगर एनएम लगाना है तो अगर हम किसी फ्रेम में बैठे हैं तो मुझे वो टिकट लेना होगा, उल्टे डायरेक्शन में सूडो लगाना होगा, उल्टे डायरेक्शन में, बस कहानी खत्म। अब देख ये छोटू को बिठाए और छोटू को क्या बोला, छोटू से पूछे रे छोटू बताओ ये इसका मूवमेंट क्या है? जीरो। छोटू बोला सर मेरे रिस्पेक्ट में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बोला ठीक है तो ऐसा बात है, हाँ सर तो इस पर लगा के दिखाओ तो जरा सब कुछ। तो बोला ठीक है, लो भाई लगाया। जब यहाँ बैठा तो पहले टिकट देगा वो, टिकट क्या होता है? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कितना होता है? हाँ सीधा बोलो आप, बस मैग्नीट्यूड बोलो, कितना होता है? m इंटू ए। फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है? ए। फ्रेम का क्या एक्सेलरेशन है? फ्रेम का क्या एक्सेलरेशन है? फ्रेम का क्या एक्सेलरेशन है? अब बॉडी का मास क्या है? किसका? छोटू का, कि जिस बॉडी पे लगा रहे हैं? जिस बॉडी पे लगा रहे हैं। छोटू के पास से हमको क्या लेना देना है, ठीक है। अब बता तो सूडो फोर्स कहाँ लग गया? छोटू के बीच में, किधर, ऊपर के नीचे? छोटू के बीच में थोड़ी लगेगा, छोटू के सेंटर ऑफ मास में। छोटू के नहीं सॉरी, छोटू नहीं, बालक के, हाँ तो बालक के सेंटर ऑफ मास पे सूडो फोर्स किधर है? ऊपर के नीचे? गुड। किधर लगेगा? नीचे। दैट इज m इंटू ए। बोल बात आई नहीं समझ में? और इस पे अब फ्रेम पे डिपेंड करे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि नॉर्मल फोर्सेस नहीं लगेंगे, वो तो लगेगा ही ना। ये mg होगा और क्या लगेगा? n। अभी n तो लगाएगा ना। अब ये कहता है छोटू कि छोटू के रिस्पेक्ट में इस बालक का, छोटू के रिस्पेक्ट में इस बालक का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू छोटू इज व्हाट? जीरो। और इसको तो देख रहा है ना, और क्या हालचाल, ठीक, वो जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, अरे बोलो। तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, और एक्सेलरेशन अगर इसके रिस्पेक्ट में जीरो है तो हम टिकट तो पे कर दिए हुए हैं, अब हम आराम से न्यूटन लॉ लगा सकते हैं। लगा लो ना यार, एक्सेलरेशन जीरो है, एन वाला बराबर, बस कहानी खत्म, पैसा हजम। n कितना हो गया? mg प्लस ma। बता बालक का मास बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। बालक का मास बालक बोला बहुत खुश, अरे सर क्या बात करो, बिना खाए पी भी वजन बढ़ता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन खैर मुझे अभी ये नहीं बताना था, मुझे कुछ और भी बताना है। ये तो एक तरीका हुआ, ये क्या हुआ? एक तरीका हुआ। हाँ ये बिजनेस आइडिया सभी के मन में रहता है, बहुत समझ में आनी है ये सब बात, यहाँ तक समझ में आया। अब हम
क्या करते हैं कि किसी को बोलते हैं कि भैया ग्राउंड से ऑब्जर्व करके बताओ। अब ग्राउंड पे भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। बालक को बोले तू बाहर आ, नीचे बैठ रहना तो छोटू को, हमने यहाँ किसी को दूसरे को बिठाए थे, इसको किसको बिठा दे? अंकल को बिठा दे? अंकल को नहीं बिठाते हैं यार, छोड़ा दे। अंकल खड़ूस होते थोड़े, पूछो तो साला बोले ओ यार भैया क्या जाए कुछ, इसको बिठा दे। हम यहाँ बिठाते हैं इसको। नहीं, इसका नाम है तो कोई क्या एक हरियाणवी मेरा फ्रेंड है, नहीं भूल गया हूँ, क्या नाम था उसका, चल छोड़ हटा। इसको इसका क्या नाम देते, कुछ नाम दो ना, कुछ पिंटू देते, पप्पू। पप्पू यार ठीक है, YouTube पे डालना है, दिक्कत हो जाएगा, पिंटू दे दीजिए। पिंटू दे देते हैं ना, बिना मतलब का ऑफेंस में ले ले। हाँ तो पिंटू दे देते हैं ना। तो पिंटू बोले कि बेटा तुम ग्राउंड फ्रेम में रुको और हम ग्राउंड फ्रेम में रह के ऑब्जर्व करके बताओ। ठीक, तो बताओ एन कितना आ रहा है। अब बताओ तुमको क्या एन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? एन हाँ सर, फोर्स है। नहीं सर, एन नहीं डिपेंड करता। एन नहीं करेगा ना, एम जी इंडिविजुअल फोर्सेस है ना, एम जी इंडिविजुअल फोर्सेस है, एन इंडिविजुअल फोर्सेस है। ये सब फ्रेम और रेफरेंस के इंडिपेंडेंट होता है, समझ में आ रहा है ना? है ना? तो क्या एन फ्रेम और रेफरेंस पे डिपेंड करता है? क्या एम जी करता है? तो एन जो भी यहाँ आया है वही एन यहाँ भी आना चाहिए। देखते हैं, तो हम बनाए बालक को, हम बालक को बनाए और ये बालक भी लिफ्ट के साथ चल रहा है। तो बालक का एक्सीलरेशन कितना है, लिफ्ट वाला? अरे बोलो। और यहाँ पे सुरोवर लगाना है क्या? सुरोवर लगाने की जरूरत ग्राउंड पे बैठा है ना, तो अभी लगाए इसमें एन। तो वेइंग मशीन मासलेस है। वेइंग मशीन क्या है? इसका मास नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसका मास 0 है। ठीक है, तो वेइंग मशीन लगा रहा है एन, अरे बोलो यार, और ये लगा रहा है एम जी। बोलो समझ में आ रहा है? क्या अब हम लगा सकते हैं एन? सही, तो और आसान हो गया, तो पहले वाला हो गया एन माइनस दिस बराबर दिस। अरे यार हाँ, एन माइनस एम जी बराबर एम ए, तो एन बराबर क्या हो गया? एम जी प्लस एम ए। सर क्या ये वही वाला है जो पहले आया था? क्या ये आना भी चाहिए था? तो अब हमारे पास ये दो तरीका हो गया, दो तरीका हो गया बनाने का। अब आपको जो भी आसान लगे उससे बनाइए, लेकिन हमको आसान ये लगता है। लेकिन तरीका दो गो, लेकिन आंसर एक ही आएगा। आंसर नहीं, आंसर बदल रहा है तो तुमसे पाप हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं है। तो हम कहने का मतलब है कि मेरे से दो तरीका है, एक नॉन यूनिवर्सल में लगा सकते हैं, एक यूनिवर्सल में लगा सकते हैं, लेकिन आंसर जो दोनों से आएगा वो सेम आएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलो फटाफट इसको लिख लो। चलिए, इस ये वेट है जो आपको वेइंग मशीन दिखाता है, इसको हम लोग एपरेंट वेट के भी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपरेंट वेट। एपरेंट मतलब जो एपियर होता है, जो वेट आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। तो ये कौन सा वेट है? एपरेंट वेट। अच्छा, एपरेंट वेट कितना बड़ा है? एम टाइम से। कितना बड़ा है? एम टाइम से। ध्यान रखना, बढ़ेगा या घटेगा वो एम टाइम्स ए ही होगा, या तो एम टाइम में बढ़ेगा या तो एम टाइम में घटेगा। ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सोचो सोचो सोचो, सूडो फोर्स किधर लग रहा है? सूडो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो बढ़ेगा ही घटेगा? एम जी के डायरेक्शन में आ गया ना। चल अब सोच, अब इसी को हम क्या करते हैं? नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब हमको दो बात करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बात करें। आप चलो इसको हटाओ, एक ही कोई बात करते हैं, टाइम पास नहीं, हम लोगों को बस देखना था। बताओ ये किधर लगेगा एक्सीलरेशन? किधर लगेगा? हाँ लगेगा। अबे ऊपर लगेगा, दैट इज एम इंटू ए। अरे बोलो। और इस केस में जब तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि एम ए प्लस एन इज इक्वल टू एम जी, एंड एन बराबर व्हाट? एम जी माइनस एम ए। मतलब ये घट गया।
तो और इसका अपरेंट वेट क्या कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? कम आएगा। कम आएगा ज़्यादा आएगा? कम आएगा ज़्यादा आएगा? और कब जीरो आएगा? सर जब एक्सेलरेशन जीरो, जब एक्सेलरेशन बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। जब ए जी के बराबर होगा एन क्या होगा? एन तो तब तो जीरो हो जाएगा। हाँ, अरे एन ही जीरो हो जाएगा तो उसका वेट ही नहीं आएगा। तो वेट ही नहीं आएगा ना, खत्म, दैट इज मासलेस। अरे बैठते हो तुम, यस सर। जब लिफ्ट नीचे आता है तो कुछ लगता है अरे क्या हुआ, यस सर। नहीं लगता कुछ अंदर से हल्का समय के लिए, वो यही तो है, एन तुम्हारा कम होने लगता है। तुम कैरोसल में बैठे हो झूला में, जब झूला ऊपर से नीचे की तरफ आता है व्हाट डू यू फील? अरे नहीं, यस सर, बहुत अजीब सा लगता है ना? तुम समझो ना कि तुमको अगर तुम्हारे ऊपर अगर 100 केजी का वेट अगर तुमको नीचे फेंक दिया जाए तो तुमको 100 केजी का वेट नहीं पता। तब तक नहीं पता चलेगा जब तक तुम हवा में हो। ग्राउंड से कांटेक्ट में ना हो। जब ग्राउंड से कांटेक्ट आएगा तो फिर अलग अनुभूति होगा तुमको अलग, लेकिन जब तक तुम हवा में रहोगे तुम्हारा एन क्या होगा? जीरो। देख जीरो है कि नहीं? यस सर। अरे बोलो ये तो वही वाला केस हो गया सर, लिफ्ट नीचे नीचे जा रहा है और हम भी उसके साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन एन क्या है? जीरो। तो कहने का मतलब है, पहली बात, इस अपरेंट वेट के सवाल में लोग बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, कुछ नहीं देख के सवाल कर सकते हो। पहला बात क्या कि जब वो ऊपर जाएगा तो सबसे पहली बात, बढ़ेगा या घटेगा कितना? mg में जो बढ़ेगा या घटेगा, mg तो रहेगा ना, कितना बढ़ेगा? m टाइम से जो सूडो फोर्स होगा ना उतना ही टाइम या बढ़ेगा या घटेगा, इतना याद रखो। ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे, mg के डायरेक्शन में गया तो फोर्स वेट क्या होगा? बढ़ेगा, और जो ऊपर जाएगा तो वेट क्या होगा? घटेगा, खत्म। क्योंकि ऊपर जब एक्सेलरेट हो रहा है, सॉरी जब नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो ma किधर लगे? ऊपर की तरफ, वो वेट को घटाएगा। और जब जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर है? नीचे, जो कि वेट को बढ़ाएगा। तो ये ऐसा है जो सभी का ख्याल रखता है कि चाहे वो आदमी पतला हो चाहे वो आदमी मोटा हो, सबको मासलेस बना मासलेस ही बना सकता है और एक्स्ट्रा मास वाला ही बना सकता है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट, कि सपोज कि ये जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यस सर। तो मुझे बताइए कि इसका जो n होगा वो कितना होगा? n इक्वल टू mg। n इज इक्वल टू, mg। हाँ, अरे समझे कि नहीं समझे? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। n बराबर क्या हो गया? नॉट v इक्वल जीरो, आई थिंक v इक्वल टू कांस्टेंट, n इज इक्वल टू व्हाट? mg। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या तीनों के समझ में आया यस सर। कि कब कब क्या हो सकता है? अरे बोलो रे, यस सर। वेट कब बढ़ सकता है कब घट सकता है, क्या देख के सवाल बना सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात? यस सर। नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात चलो ठीक है। वो बंद कर देना।